हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज की जो यह क्लास है हम यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हिंदी के अतिलघुत्तरीय प्रश्न को करेंगे। मैंने यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चंस को लिया है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, सभी लोग बने रहिएगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार नए आए उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारे PDF आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है। अग्नि, अमृत और गणेश के दो दो समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। किसके किसके लिखने हैं? अग्नि के, अमृत के, गणेश के। आपको दो दो समानार्थक शब्द लिखने हैं। ठीक है, फटाफट सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। भले आपको आंसर दिखे तब भी आप करिए, क्योंकि मोर देन 2 है और भी पर्यायवाची चाहिए। तो 2 आपको दिख रही है, आप 2 और बताइए। इस तरह आपका और प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अग्नि का क्या होता है? अग्नि यानी कि आग, आग भी लिख सकते हैं, अनल और पावक। ठीक है, अमृत का पीयूष सुधा है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या होता है? गणेश का लंबोदर है, गणपति है, विनायक है, शिवनंदन है, पार्वती नंदन है, मूषक वाहन है, मोदक प्रियम है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द काफ़ी ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है। शब्द और पद से क्या अभिप्राय है? आप शब्द और पद से क्या समझते हैं? 2 शब्द है, 2 चीज़ें आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। शब्द और पद से क्या अभिप्राय है? ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द और पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को ही पद कहते हैं। एक बात पूछी थी शब्द, दूसरी बात पूछी थी पद। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल एक क्या है? शब्द है, कमल। तो वर्ण कितने हैं? 3 वर्ण है, कमल। इनको मिलाकर क्या बन गया? कमल। कमल क्या है? फूल है। और कविताओं की जो पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। तो क्लियर है कि शब्द क्या है, पद क्या है। 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अंश और अंश में अंतर लिखिए। ये बहुत आता है। ठीक है, ये आया भी हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है। अब यहाँ पे अंश और अंश में क्या अंतर है ये आपको बताना है। इस तरह के मोर देन बहुत सारे आपको 10, 15, 20 याद कर लीजिए। तो अंश है जिसमें ये सरौता वाला सा है वो कंधा होता है, जिसमें सीटी वाला सा होता है वो भाग होता है। एक अंश होता है, दोनों समानार्थी होते हैं उच्चारण करने में, लेकिन जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है। इसी तरह आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बहुत सारे प्रश्नों में। तो ध्यान रखिएगा, सरौता वाला सा रहेगा तो कंधा होगा, सीटे वाला सा रहेगा तो भाग होगा। एक याद कर लेंगे तो हमेशा आपको एक पेयर अपने आप याद हो जाएगा। ये तो आसान था, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बहुत टफ भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें चिन्हित करके चला करिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये है। अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। 2 शब्द दिया है, आपको अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम शब्द बताना है। अज्ञ का विज्ञ होता है, उन्मुख का विमुख होता है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट आप सभी को आता है। इस तरह बहुत सारे विलोम आपको याद करने होंगे। 5th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए फिर क्या है। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। जो टीचर रहता है वो बोलते जाते हैं और बच्चे उनको सुन सुनकर लिखते जाते हैं। श्रुतलेख के अंतर्गत श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना। इसका मतलब क्या होता है, इसको करने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे है कि वाक्य से दुरुस्त होते, लिखने की हैबिट बनती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि बस टीचर बोल रहा है, बोले हुए शब्द को लिखना है, तो आपको उनके मतलब अच्छी पकड़ बनेगी, लिखने में तीव्रता भी का विकास होगा, जल्दी जल्दी आपकी लिखने की आदत भी बनेगी और फिर आपको शुद्ध भी तो लिखना आएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हम ऐसा पढ़े तो कर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। छा वर्ण किसके योग से बना है? जो ये छा है, छतरी वाला छा, ये किस वर्णों के योग से बना है? तो राइट आंसर है आधा का और षटकोण वाले सा या खा के योग से बना है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, संस्कृत में भी आएगा और हिंदी व्याकरण में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 पन 2 काज, यहाँ पढ़िए वहाँ पे भी इस्तेमाल करिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, समानार्थी शब्द से क्या अभिप्राय है। जो हमने ऊपर समानार्थी शब्द किया, अब पूछ रहा है कि क्या अभिप्राय है। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची कहिए या समानार्थी, दोनों एक ही चीज़ है कि एक अर्थ है, उसको प्रकट करने वाले जो अनेक शब्द होते हैं उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी भाषा के कौशलों का नाम लिखिए। हिंदी भाषा में कौशल पूछे गए हैं, वह कौशल कितने हैं तो आपको उसको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, हिंदी भाषा कौशल में 4 कौशल मेन हैं। ये संख्या वाला प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। यहाँ पे क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबो पाली, सुनना, सुबो। बा भी आ गया, बोलो। पाली पाओगे, लिखना। लाली क्या है, लिखना। तो सुबह पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में LSRW। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते, नेक्स्ट देखते। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत बार आया है, बहुत बार आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है, साउंड। ध्वनि को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उत्तर है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जो इकाई है वो ध्वनि है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं। 11th क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे, ध्वनि चिन्हों की समष्टि को, ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुत आसान से प्रश्न है, ऐसे ही आपको एक लाइन में लिखना है। 25 नंबर का पेपर है, 25 में से आपको 22, 20, 21 ऐसे नंबर मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हमेशा हम हिंदी पढ़ते आए हैं, आज हम इसको अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, आपके इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 12th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। ये भाषा निर्माण का जो एक ढांचा है, जो एक रूप है, जो प्रतिरूप है, वह किस पर डिपेंड है। तो राइट आंसर है इसका, भाषा निर्माण का ढांचा संपूर्ण ध्वनि संकेतों पर निर्भर है। किस पे है, ध्वनि संकेतों पर, ध्वनि चिन्हों पर डिपेंड है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। क्या है स्क्रीन पर, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है या किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से। ध्वनि सुनना, श्रवण से, क्या आप ध्वनि तो सुनते हैं, आप ये जो बात मेरी सुन रहे हैं, आपको ध्वनि तो सुनाई दे रही है मेरी, तो आप, और आपके पास श्रवण कौशल है, इसलिए आप उस चीज़ को सुन रहे हैं। तो इसका संबंध किससे है, रिलेटेड किससे है, तो श्रवण कौशल से है। ध्वनि और श्रवण कौशल दोनों एक ही मिलते जुलते हैं, नो डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जामिनर का है। एग्जामिनर जब आते हैं तो आपके प्रैक्टिकल में यही बहुत पूछते हैं, अगर वो हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है, गलत हो जाता है। हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं, कितने स्वर और व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और कितने व्यंजन हैं, तो 33 है। कितने हैं, 33 हैं। लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। ध्यान रखिएगा, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, वरना आप सोचिए कि 11 स्वर है तो 11 मात्रा। जी नहीं, गलत है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है स्क्रीन पर, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या है राइट आंसर इसका। अच्छे से क्या लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है उन्हें स्वर कहते हैं। वह वर्ण जिनका जब हम उच्चारण करते हैं मुख से बिना अवरोध के, बिना रुकावट के, बिना बाधा के होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे 11 स्वरों की संख्या आपको यहाँ पे दी है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ए ओ, पूरे 11 स्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जैसे नाम से ही उच्चारित हो रहा है, दीर्घ यानी कि लंबा, विशाल, ज़्यादातर। जिन शब्दों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ। इन सब में क्या होता है, हमें हर्ष स्वर से दुगना समय, अगर हमें हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर में हमें वही उसका दुगना 2 मात्रा का समय लगता है जब हम उनका उच्चारण करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है स्पर्शी व्यंजन क्या है। स्पर्शी व्यंजन क्या है? स्पर्शी व्यंजन क्या है? स्पर्शी व्यंजन के नाम से ही समझ में आ रहा है टच करने वाले, छूने वाले व्यंजन। तो क्या कहेंगे? जब हवा मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते समय जिससे हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए निकल के व्यंजन का उच्चारण करती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये का से लेकर माँ तक होते हैं, का वर्ग से लेकर माँ तक होते हैं। इनकी संख्या हमारे वर्णमाला में 25 है। नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका, जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई निकलती है, रगड़ खाकर निकलती है, तो हम उनको स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्ष का मतलब है कि आप दो चीज़ों के बीच में संघर्ष करते हुए निकल जाओ, या छूते हुए निकल जाओ, या टकरा के निकल जाओ, तो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। च छ जा झा, ठीक है, क्या है? च छ जा झा इनके उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे ये पूछता है कि चा कैसा व्यंजन है, तो आपको ऑप्शन में जो है ऐसा दे देगा, तो आपको बताना होगा कि ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं। 19वां प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के बारे में आप क्या लिखेंगे? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बात भाषा कहलाती। मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ, आप उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त मेरे साथ दीजिए, आपका एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा कम से कम। लिख कर और बोल कर समझाई जाने वाली जो बातें होती हैं, जिनको आप किसी दूसरे को लिख कर बताते हैं, बोल कर बताते हैं, समझा सकते हैं, उसको आप भाषा कहते हैं। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में भाषा की डिफिनेशन को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलिए यहाँ पे फिर 20वां प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेक नामों से ही जाओ जिसके ढेर सारे अर्थ हो, क्या हो? बहुत सारे अर्थ हो। भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मीनिंग होती है, वो अनेकार्थी होते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल। कल शब्द का अर्थ क्या है? पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन या सुंदर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल शब्द का यहाँ पे आपको कई सारे अर्थ दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे कि पर्यायवाची और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका क्या लिखेंगे आप? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक सा अर्थ व्यक्त करते हैं, उनका अर्थ एक सा लगता है कि अरे सब समान है, उनको आप समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? जल को आप नीर कह सकते हैं, जल को आप वारी कह सकते हैं, जल को आप पानी कह सकते हैं, आदि नामों से आप जल को जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिससे जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकता है। 22वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है। कृष्ण का समानार्थी क्या हो सकता है? आपसे पूछ लेगा, आपसे दो बोल दे दो बताइए, तीन बोल दे तीन बताइए, कुछ ना बोले तो आप एक भी लिख सकते हैं, तो वो है जनार्दन। क्या है? जनार्दन। और भी आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं, इस तरह आपके पर्यायवाची तो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम। 23वां प्रश्न क्या है? उत्तर क्या लिखेंगे आप? विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न ये रहा, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे आए हैं, ऐसे ही आएंगे, बहुत इजी है, घबराइए मत, बस अच्छे से फोकस करके भी अटेंशन के साथ देखते रहिए। यश और भास्कर में क्या पर्यायवाची? तो यश की पर्यायवाची होती है कीर्ति। क्या होती है? कीर्ति। और भास्कर की पर्यायवाची क्या होती है? सूरज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यश की क्या है? कीर्ति है, और भास्कर की क्या है? सूरज। क्लियर है? नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तुकांत शब्द क्या है। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे आप उत्तर में क्या लिखेंगे यह देखते हैं। तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षर तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती। तुकांत शब्द वे होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से समस्त अक्षरों में या शब्दों में या स्वर की किसी भी प्रकार की एक रूपता देखने को मिलती है, एक समानता देखने को आपको मिलेगी, वही क्या होंगे?
तुकान शब्द होंगे। आपको जब आप उच्चारित करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा ये तो तुकान शब्द हैं, क्योंकि उनका उच्चारण हमेशा एक जैसा ही लगता है। क्या क्या है देखते हैं। रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। क्या लग रहा है? डा 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 डा, टा 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 टा, को सब मिलता है ना, उच्चारण एक जैसा लग रहा है ना, प्रतीत क्या हो रहा है, एक जैसे ध्वनियाँ निकल रही। तो ये कैसे शब्द हैं? ये तुकान शब्द हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फ्री के नंबर दिलाने वाले क्वेश्चंस यही होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कभी भी किसी के किसी भी चीज़ में नहीं गलत होने जरूर, ठीक है। आपके हर एग्जाम में आएगा, टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। बहुत सारे शब्दों के प्लेस पर, स्थान पर एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो क्या है? तो भाषा को स्पष्ट और संक्षिप्त और सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक एक शब्द कहा जाता है, जिन्हें एकांश शब्द कहा जाता है, ठीक है। कि आप एक पूरा वाक्य बता दो, उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा मिनिमम सा आंसर हो, उसको आप एक शब्द कहेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए, होता है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसने विवाह ना किया हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे क्या कहते हैं? अविवाहित, इंग्लिश में अनमैरिड। जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम। याद रखिएगा, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हर बार, अब की बार का टेट 28 नवंबर को जो हुआ तो उसमें भी एक पूछा गया था हिंदी में, और बाद में जो जनवरी में हुआ तब भी पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन तो आता है, गलत हो जाएगा तो फिर बहुत पछतावा होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलिए। जो आता है उसको मत देखिए, जो नहीं आता है वो 5 याद करिए आप, ठीक है, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 26वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः यहाँ पे प्रयोग करने की बात कही गई है, कितने इसकी बात नहीं की गई, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। आपसे वैसे ये बहुविकल्पी में पूछेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि कितने विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मुख्यतः जो है वो 11 ही है। तो शायद 16 है, किसी बुक में 13, किसी में 18, किसी में 23 देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट के पार्ट भी सब उसमें लिख देते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो 13 विराम चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। 28वां प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? नाम से ही प्रतीत हो रहा है संघर्षी, संघर्ष करना, ठीक है। संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है। जब संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण होता है, यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज़ होती है, और सी की आवाज़ होती है। मतलब आप उच्चारण करेंगे तो हमेशा तो जो है संघर्ष करती हुई एकदम सी जैसी आवाज़ निकलेगी, जैसे ख, ग, ज, फ, श, श, ह। तो ये क्या है? ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। इनका जब उच्चारण होता है तो मुख का जो द्वार होता है वो बहुत ही सकरा हुआ होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर में कि जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुल जाता है। जब मुख के द्वार को बंद करके खोला जाता है उसके साथ ही नासिका विवर, मतलब जब आप मुख से उच्चारण करना चाह रहे हैं, बंद, मुंह आपका बंद था, आपने उच्चारण किया है तो मुंह भी खुल रहा है, नाक भी खुल रहा है, दोनों जगह से जब उच्चारण हो रहा है तब ये अनुनासिक के अंतर्गत आता है। जैसे अंगा, अंगा, इया, आड़ा, मा, यहाँ पे आ नहीं होगा, ठीक है। अंगा इया आड़ा नाम, अंगा इया, अंगा इया आड़ा नाम, यहाँ पे आ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ठीक। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक किसे कहते हैं? 30वां प्रश्न आप सभी के सामने पूछ रहा है, पार्श्विक किसे कहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे जिस इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकलती है। बीच का मुंह का जो आकार है वो बंद हो जाएगा और साइड साइड से हवा निकलेगी। जैसे ला, क्या है? ला, वो ऊपर की तरफ टच करता है ना, उच्चारण करिए तो तालू में छूता है, ठीक है। जब भी ऐसे कोई प्रश्न आप पढ़ा करिए तो उच्चारण करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 31वां प्रश्न है, लुंठित तथा लोढ़ित किसे कहते हैं? लुंठित तथा लोढ़ित किसे कहते हैं? उत्तर में क्या लिखेंगे? इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है। रा, 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 ठीक है।
तो ये कैसे हैं, लुंठित वर्ण होते हैं। नो डाउट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? 32वां प्रश्न है, अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। ये बहुविकल्पी में भी बन जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? मुख्यतः 4। कौन कौन से हैं वो आपको नाम मुझे बताने होंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पी में भी आएगा, अतिलघुत्री में पूछ लेगा, ये मिलता जुलता पूछता रहता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? 34वां क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? जैसे स्वर और अर्धस्वर मतलब आधा स्वर, नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है, हवा स्वर के समान मध्य से ही निकल जाती। या और वाह, या और वाह क्या है? ये अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। 35वां प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो क्या बोलेंगे? पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना। ये साना नहीं, सोना होगा। ठीक है, तो कितनी दक्षताएं हैं? 4। नो डाउट क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 36वां प्रश्न आपके सामने है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति। कौशल में जब पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, श्रवण पहला, उच्चारण दूसरा, वाचन तीसरा, अभिव्यक्ति चौथा। ठीक है, कितने हैं? 4। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको संख्या के रूप में पूछ लेगा। 37वां प्रश्न आपके सभी के सामने 37वां प्रश्न आप सभी के सामने है, अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम बताना है। अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम बताना है। तो अनभिज्ञ का विलोम सुविज्ञ होता है, मुक्त का क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश के एक शब्द, ये सब किसी की गलत नहीं होने चाहिए। यही सब तो स्कोरिंग नंबर होते हैं जो नंबर दिलाते हैं। 38वां है, चैत्रंज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? तो क्या बताएंगे आप? संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर है कंठोष्ठ। क्या है? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, कहाँ से उच्चारण होता है? कंठोष्ठ से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए। या, रा, ला, व किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4। 4 वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, नाम में ये पूछेगा अतिलघुत्री में। नेक्स्ट, अनुस्वार किसे कहते हैं? 41वां प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है, अनुस्वार किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे उत्तर में? अनुस्वार के उच्चारण में वायु जो हवा होती है वो नाक से निकलती है, उच्चारण झटके के साथ होता है। अनुस्वार वो होते हैं जिनमें वायु जो है वो नासिका से तो निकलती है लेकिन उच्चारण जो है झटके से होता है। ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनुस्वार है। नो डाउट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? 42वां प्रश्न आप सभी के सामने है, लिपि किसे कहते हैं? फटाफट आप सभी भी इसके बारे में एक लाइन में आंसर दीजिए। मैं देखना चाहूँगी आप एक लाइन में लिपि की क्या डेफिनेशन लिखते हैं। 42 का राइट आंसर आप सभी लिखेंगे, भाषा को लिखने की विधि को ही लिपि कहलाती है। भाषा की जो लिखने की विधि होती है, तरीका होता है, उसको आप लिपि कहते हैं। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। आप लिख सकते हैं, 2 परिभाषा मैंने दिखा दी। ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए। ठीक है, तो कितनी है? 4 होती। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख हवा से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। शाखा, शाहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 हैं। कोई भी डाउट नहीं है किसी को, काफ़ी प्रश्न बनता है। हस्त स्वर किसे कहते हैं? 44वां प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि हस्त स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या कह सकते हैं 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हस्त स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, 4 हैं, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे जो है ये आ, ई, ऊ ये दे देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो आपको एक टिक करना होगा, ऐसे पूछ लेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आवर्जन और उचित का। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्जन और उचित। यहाँ पे आवर्जन और उचित का आपको विलोम बताना है। आवर्जित का विलोम प्राचीन होगा, आवर्जन का विलोम प्राचीन होगा और उचित का अनुचित होगा। आपसे 2 विलोम शब्द पूछ रहा था, दोनों का क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं कब किया जाता है। किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देते हैं, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग, मतलब अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर रुकना हो, जहाँ पे एकदम क्षण मात्र के लिए, तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण क्या है? रोको मत, जाने दो। कोई है बड़ा और कोई जा रहा है, कोई कह रहा है उसको रोको मत, जाने दो। ठीक है,
एक में क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो, एक में बोल रहा है रोको मत जाने दो। दोनों का अर्थ सिर्फ कॉमा से ही बदल जा रहा है, वो भी यहाँ पे जो आपका ये अल्पविराम प्रयोग हुआ है। देखिए दोनों अर्थ एकदम डिफर लग रहा है, ठीक है। नो डाउट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। फिर 47वां प्रश्न ये रहा, लेखन के प्रकार बताइए। लिखने के जो प्रकार हैं वह कितने हैं? तो आप सभी का राइट आंसर है 3। कौन कौन से हैं? सुलेख है, सुलेखन कह सकते हैं, अनुलेखन है, श्रुतलेखन, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेखन शिक्षण से आप क्या समझते हैं या लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है, विस्तार में बताइए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है उन्हें लेखन कहा जाता है। भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनको जब आप प्रतीक के थ्रू या किसी संकेत के माध्यम से आप इसको लिपिबद्ध करते हैं तो उन्हें हम लेखन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 49 प्रश्न आपके सामने है, लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। लेखन शिक्षण की विधियों से प्रश्न बनता है, आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो लेखन शिक्षण की विधियां हैं, जैक्टॉड विधि है, टार नहीं होगा टॉट होगा, ठीक है। मॉन्ट्रेसी विधि है, पेस्टोलॉजी, ये सारी थोड़ा जो है आगे टाइप करते समय मिस्टेक हो जाती है। तो जैक्टॉड विधि, मॉन्ट्रेसी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 50वां प्रश्न ये रहा, वाक्य किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है, वाक्य किसे कहते हैं, क्या उत्तर देंगे। देखिए यहाँ पे आप उत्तर देंगे, मनुष्य के विचारों को पूर्णतः लिखित और मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। जिसके थ्रू मनुष्य अपने विचार को पूर्णतः लिखकर या मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य के प्रकार लिखिए। तो वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो आप सही बताएंगे आंसर। 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। आपको वाक्य भी दे सकता है और पूछ सकता है कि ये वाक्य कैसा है, क्योंकि वाक्य का टॉपिक आपके ग्रामर में आया हुआ है तो उम्मीद है कि पूछ लेगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। एक एक उदाहरण आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 52 क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक सफल शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो एक सफल शिक्षक हैं उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आप तब लिख लीजिएगा जब आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए थी टीचर में। एक सफल शिक्षक के गुण, शिक्षक लेखन में निपुण होना चाहिए, वो सही लिखे, जो ब्लैक बोर्ड पे वो लिखे वो शुद्ध लिखे। भाषा का पूर्व ज्ञान हो, उनको अच्छे से पूरा कंप्लीट ज्ञान हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, उनको पूरी जो है जो भी भाषा वो पढ़ा रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उनका अच्छे से उनको ज्ञान होना चाहिए। प्रवाह में वक्ता हो, मतलब लय, गति, तुक, मतलब जब पढ़ाएं तो वो एक ढंग तरीके से पढ़ाएं। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जो उच्चारित करे वो सही करे, क्योंकि वो जो उच्चारित करेंगे वही बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ गलत ना हो जाए, ये चीज़ उनको ध्यान में रख कर पढ़ाई करवानी होगी। ये सारी क्वालिटीज़, मित्रवत व्यवहार करें, बच्चों की बातों को सुने, उनको डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, उनको अपनी बात कहने का अवसर दें, प्रश्न पूछने का अवसर दें। ऐसी बहुत तमाम विधियों को यूज़ करके पढ़ाएं जिससे सब सारे बच्चों का विकास हो। ये सारी जो है उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, ठीक है। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जो ये लेखन शिक्षण है इसकी 2 क्वालिटीज़ आपको बतानी है, क्या है वो देखते हैं। देखिए, अक्षर है, शब्द है, वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। आप जो अक्षर का यूज़ करें, उनका प्रयोग करें, वो जो शब्द या वाक्य को आप प्रयोग करके अपना वाक्य लिख रहे हैं, बात कह रहे हैं, उनका स्वरूप अच्छा ही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्धता होनी चाहिए। व्याकरण की तरीके से भी सही हो, वर्तनी के तरीके से भी वह शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 54th रहा, संधि एवं संयोग शब्द का विलोम बताइए। संधि और संयोग 2 शब्द दिए हैं, इनका विलोम पूछ। तो संधि का विलोम आपको विच्छेद या विग्रह लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और संयोग का वियोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह बहुत सारे विलोम शब्द आपको प्रिपेयर करने होंगे। 55 क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसके नीचे रेखाएं लगी होती हैं, वाक्यांश के लिए शब्द क्या कहते हैं, उनको रेखांकित कहते हैं ना। कि जैसे निम्नलिखित होता है, निम्न बातें दी गई हैं नीचे, वैसे होता है कि हाँ अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, उस शब्द का अर्थ बताइए। तो उसको क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। वाक्यांश के एक शब्द बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। आकाश के 4 पर्यायवाची, यहाँ पे 4 दिया है, मैंने कई सारे बता दिए, जो भी याद रहेगा लिख दीजिएगा। गगन है, गगनमंडल है, व्योम है, अनंत है, छायापथ है, तारापथ है, नभ है, नवमंडल है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये आकाश की पर्यायवाची है। आपको इस तरह बहुत सारे याद करने होंगे। पृथ्वी के पर्यायवाची देख सकते हैं, भू है, धरणी है, वसुंधरा है, अचला है, धरा है, जमीन है, मही है, वसुधा है, भूमि है, ये तमाम है। मैंने कई सारे ले लिए, आप इसमें से 2-4 भी याद रखेंगे अच्छे से, और याद भी होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पुष्प का पर्यायवाची। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, बहु, प्रसून आदि। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप जो भी याद करते 2-3 पूछेगा, मैक्सिमम 2 या 3, ठीक है।
फिर यहाँ पे 59 क्वेश्चन है, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं। लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, ये स्किल के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखिए। लेखन कौशल का अर्थ होता है कि भावों को, विचारों को लिखित रूप में देना, लिख कर करना, लिख कर अभिव्यक्त करना, प्रेजेंट करना, अपनी बातों को लिखित रूप में देना। जो विचार आपके मन में चल रहे हैं या किसी पॉइंट पे आपको लिखने कहा गया कुछ भी है, या आपके मनोभाव में जो दशाएं चल रही हैं, जो भी कुछ है उसको लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, वही लेखन कौशल कहलाता है। श्रवण दोष क्या है, 60वां प्रश्न है, श्रवण दोष क्या है। श्रवण दोष सुनने के में, मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में कोई दिक्कत है, वही दोष है श्रवण दोष। श्रवण दोष से तात्पर्य है सुनने की अक्षमता, सुनने में आप जो है कैपेबल नहीं हो, अक्षम नहीं हो, सुनने में आपको दिक्कत होती है। श्रवण दोष व्यक्ति में दूसरे की बात और वातावरण की अन्य ध्वनियों को सुनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरे की कही गई बात को दूसरा कोई बात कह रहा है उससे, या वातावरण में जो ये ध्वनि है, चिल्लाहट है, जो भी कुछ है उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो क्लियर नहीं सुन पाता है, वही श्रवण दोष के अंतर्गत आता है। आप सुनने के काबिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, श्रवण विधि क्या है। श्रवण विधि क्या है, शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक अगर आदर्श वाचन करेंगे, सही उच्चारण करेंगे, तो बच्चे भी सही चीज़ को उन्हीं का अनुकरण करके सीखेंगे। आप गलत बोलेंगे तो बच्चे भी गलत सीख लेंगे। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से अनुकरण वाचन कराएं, इससे यह पता चलेगा कि छात्र ध्यान से पाठ्यवस्तु को सुन रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी कला है। अतः छात्रों द्वारा सस्वर वाचन कराने से श्रवण कौशल का विकास होता है। जब आप होता है ना, इसे इमला बोलते हैं, आप भी बोलते हो, वो भी बच्चे वही सुन सुन के बोलते हैं। ऐसा होता है, क्लास में करवाया जाता है जोर जोर से बोल के। प्राइमरी में देखिए तो गिनती वगैरह ऐसे ही सिखाई जाती है, एक बच्चा बोलता है फिर उसके पीछे सब बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग में जब हम लोग गए थे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, श्रवण कौशल का अर्थ बताइए। लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा। श्रवण कौशल से आशय है सही ढंग से सुनने की क्षमता। क्या है, सही ढंग से सुनने की क्षमता। आप प्रॉपर तरीके से सुनने के लिए कैपेबल हो, योग्य हो, सक्षम हो कि आप सुन सकते हो। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। किस धातु से बना है, श्रु धातु से बना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने को भी मिल जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना, सीखना या सिखाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर श्रवण कौशल से है कि आप सुनने के योग्य हो, सही से आप सुन सको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया है। कौशल का अर्थ होता है ठीक तरह के काम करने की योग्यता या दक्षता या समर्थता। वहाँ पर श्रवण कौशल की श्रवण का अर्थ आपने देख लिया और कौशल का अर्थ देख लिया, ठीक है। आप हर चीज़ को करने के लिए सक्षम हो, योग्यता है आप में, समर्थ हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है। स्क्रीन पर 63 क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखते हैं, जानते हैं। पहला है छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, जिससे वे दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक, आपको उनके अंदर सुनने की योग्यता डेवलप करनी होगी। वैसे कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या समझदार लोग बहुत ज़्यादा वो चुप रहते हैं, लोगों को सुनते हैं, अपना बहुत कम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, ठीक है। और सुनने से विकास होता है, इसलिए कहा जाता है बड़ों की बातें, छोटों की बातें सुननी चाहिए थोड़ा सा, ठीक। तो पहला यहाँ पे है कि छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न, बच्चों में ना सुनने के प्रति आप इंटरेस्ट लाओ तो दूसरे की बातों को ध्यान से सुनने की आदत डालेंगे वो। दूसरा है छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता, मतलब वो बातों को सुने, आप कोई चीज़ उनको समझाओ तो वो समझ के उसका अर्थ ले सके। लेकिन ये चीज़ तब आएगी जब उनके अंदर सुनने की वो क्षमता आ जाएगी, फिर सुनने की क्षमता से वो अर्थ को नापने लगेंगे, इसका अच्छा मतलब ये होगा, ये समझाने का मतलब ये था, पूरा सारांश ये था, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है दूसरे के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने की योग्य बनना। अगर जैसे आप जैसे कोई गलत उच्चारण भी कर दे तो आप मत बोलो, टीचर है कोई बात नहीं, चाहे तो हो जाती है मिस्टेक, लेकिन बाद में तो आप ये चीज़ देख लो कि हाँ ये चीज़ गलत थी, इसका ये होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलती हो जाती है सभी से, तो इससे क्या होगा कि शुद्ध उच्चारण की उनको पहचान भी अच्छे से हो जाएगी। श्रुति सामग्री के महत्वपूर्ण अंश को पहचानने की योग्यता, जो उनकी ये श्रुति सामग्री की जो सुनने की सामग्रियाँ होती हैं उनके महत्वपूर्ण जो पार्ट होते हैं, क्या क्या होना चाहिए, उन सबको आप जान पाएंगे, विकसित कर पाएंगे, योग्यता आ जाएगी आपके अंदर। श्रुति सामग्री के महत्वपूर्ण आकर्ष और विचारों को, भावों को चयन कर, मतलब ये है कि आप जो कोई बता रहा है, कर रहा है, इसके थ्रू आप उनके भाव को, उनके विचार को, उन चीज़ को लोगे, समझोगे, ये योग्यता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। सुनने से आपका हर तरीके से लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वक्ता के मनोभाव को समझने के योग्य बन जाएंगे। सामने वाला क्या कह रहा है, आप कवि की बातें सुनने जाइए, बहुत सारे हास्य सम्मेलन में जाइए, क्या है वो चीज़ समझ में आएगी तभी तो आप समझेंगे, वरना समझ रहे बस आप भी हमें ला के उसमें हद कर दो। आप जो है कभी कथा सुनने जाइए, राम भगवान की, बहुत लोगों
लोगों की होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा होती है, देखिए वहाँ पे कुछ आपको समझने की वो योग्यता होगी तभी तो आप सीखेंगे, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं 64th क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। श्रवण कौशल को ध्यान देने योग्य बातें। श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं ये देखिए। बालक श्रवण में रुचि रखे, बच्चे जो है वो सुनने में मतलब इंटरेस्ट रखें तभी वो बात को सुनेंगे। बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ध्यान से सुनने की क्षमता होनी, बस ये नहीं कि बस आपको देखते रहे और उनको समझ में ही ना आए। फिर तीसरा है बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, वो सुन रहे हैं तो उसके भाव को भी ग्रहण करें कि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। फिर है बालक को हिंदी ध्वनि के प्रकार और वर्गीकरण ये सब का ज्ञान, क्योंकि मतलब उनको क्या हिंदी में बताया जा रहा है, क्या उसके अंतर्गत आ रहा है, क्या क्या चीज़ है, इसका ज्ञान होना चाहिए। वर्गीकरण के हिसाब से जब उनको पता होगा तो वो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक। फिफ्थ देखते हैं बालक की श्रोणेंद्रियाँ ठीक हो, उनके सुनने में जो प्रॉब्लम है वो कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सब एकदम फिट फाट होना चाहिए, सही होना चाहिए। शिक्षक का उच्चारण अच्छा होना चाहिए, टीचर जो उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, नहीं बच्चे वही गलत गलत वो सीख लेंगे। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालक से प्रश्न पूछना, अगर आप जब ये सुसर वाचन करवा रहे हो कर रहे हो तो उसके बाद बच्चों को मौका दो, उनको अवसर दो कि आप उनसे क्वेश्चन करो, वो पूछ सकें या बात कर सको, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लगता है कि हाँ वो आपकी बात सुने या नहीं सुने, तो पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 65 है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा का अभिप्राय क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं। एक लाइन में आंसर देख सकते हैं बहुत अच्छा सा। भाषा सब संस्कृत के भाष धातु से बना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, संस्कृत में भी पूछेगा, हिंदी में भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक आपको ये मिल गया जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या अर्थ है, बोलना या कहना। वैसे तो सभी जीवधारी बोलते हैं, लेकिन मानव जिस वाणी को बोलता है बिल्कुल अन्य सभी जीवधारी से वह अलग होती है, ठीक है। गाय भैंस बोलती, क्या आप गाय भैंस की तरह बोलते हैं, नहीं, अलग बोलते हैं ना, तो वही चीज़। तो भाषा क्या है, यहाँ पे भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा का अर्थ आपको पूछा गया था तो आपने उसका अर्थ बता दिया, किससे बना है और क्या अर्थ है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अनुलेख क्या है। 66 क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि अनुलेख क्या है। अनुलेख का मतलब है प्रतिलिपि और नकल। ये आपको मैं बताऊं, छोटे बच्चों की किताब आती है, ठीक है, काका काका की भी आती है और ABCD की भी आती है। देखिए ऐसे रहता है वो, डॉट 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 डॉट, ये दिख रहा है, ये क्या बन गया, ए बन गया ना, ऐसे वो ऐसे बूंदी बूंदी करके का की आती है, ऐसे मिलेगी और वहाँ पे जो है बच्चों को इसके ऊपर ऐसे पेंसिल से चढ़ाना रहता है, ठीक है। हम लोग ने भी किया है, मैंने तो किया है बहरहाल। तो ये क्या है, यही है अनुलेख, ठीक है। देख के चढ़ाना, देख के नकल करना, देख के चीज़ों को सीखना, ये प्रतिलिपि भी कहलाएगा और नकल भी कहलाएगा। अनुलेख का यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, क्लियर है, मैंने समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं 67 क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, प्रतिलेख विधि क्या है। प्रतिलेख विधि क्या है, चलिए देखते हैं। प्रतिलेख में छात्र स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी भाग का अंकन करके अपने कॉपी में लिखता है। प्रतिलेख का मतलब है कि आप जैसे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी है, कुछ भी मन में है, तो आप किसी की बुक को देख लो या पत्र पत्रिका से देख के हूबहू चीज़ों को उतार दो कॉपी में अपने, ठीक है, ये प्रतिलेख आ जाता है, ठीक, क्लियर है, नो डाउट। फिर देखते हैं 68 ये रहा आपके सामने, वर्तनी की अशुद्धियों का मुख्य कारण बताइए। जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, इनमें जो अशुद्धियाँ होती है उसका मेन कारण क्या है। तो कारण यहाँ पे है निम्न, देखिएगा जैसे क्या है, मैंने एक लिया है और ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे हैं। जहाँ पे शाह और शाह एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ पे सीटी वाला शाह पहले आएगा और शाह बाद में। ध्यान रखिएगा कि जब कोई शब्द दिया रहे और जिसमें दोनों शाह है, सीटी वाला भी सरौता वाला भी, तो सीटी वाला शाह पहले आएगा, सरौता वाला बाद में आएगा। और गलती क्या होती है कि आप पहले ये लिख दोगे फिर आप ये कन्फ्यूज़ रहोगे, तो यही वर्तनी की अशुद्धियों का एक कारण हो जाता है। क्योंकि अगर आपको उच्चारण और समझने में स्थान में गलती हो जाती है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे शासन, प्रशंसा, ठीक है, शासक, देख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों शाह आया है, जहाँ पे दोनों शाह आएगा वहाँ पे सीटी वाला शाह पहले होगा, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार देखिए। जो ये वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं इनके क्या कारण है, कितने प्रकार की, ये देखिए। शब्द अर्थ प्रयोग में शुद्धि, आप शब्द अगर गलत प्रयोग करोगे, अर्थ भी आप गलत प्रयोग करोगे तो शुद्धियाँ तो होगी ना, गलती तो होगी। लिंग संबंधी, आप जो है व्याकरण में लिंग का भी प्रभाव होता है ना, कि लड़का है तो आप लड़की का वाला पूरा लिंग यूज़ करो तब भी गलती होगी। वचन संबंधी, एक ही लोग हैं, दो दो तीन तीन रटो। फिर पदक्रम की भी है, पुनरावृत्ति की शुद्धियाँ, तो ये सब क्या है, ये शुद्धियाँ हैं जिनके कारण ये सब जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे गलतियाँ होंगी ही होंगी, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 70 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उच्चारणगत अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती। उच्चारणगत अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती, मतलब उच्चारण करते समय जो जो अशुद्धियाँ हो रही हैं वो कितने प्रकार की, क्या क्या है, ये देखते हैं। हर्ष स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर का और दीर्घ के स्थान पर हर्ष स्वर का, जाहिर सी बात है आप किसी के स्थान में किसी को, किसी के स्थान में किसी को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो आप हर्ष जहाँ पे यूज़ करना है, प्रयोग करना है, वहाँ पे आप दीर्घ लगा रहे हो, दीर्घ जहाँ करना है वहाँ पे हर्ष लगा है, तो गलती तो होगी
होगी, अशुद्ध हो ही जाएगा। नासिक के व्यंजन की अशुद्धियाँ हैं, जैसे गणेश होता है तो गणेश गणेश तरह करो, ठीक है। देखो दोनों में फ़र्क है ना, दिख रहा है, दोनों में फ़र्क है। तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। रा ला ड़ के उच्चारण स्थान में अशुद्धियाँ, उजारना उजाड़ना होता है ना, उजारना, ये क्या है, गलत है। तो ऐसे आपकी गलतियाँ हो जाएंगी। फिर वाह और बा में अशुद्धियाँ है, क्या होता है, बल होता है, वल वल लिखते हैं लोग, वल वल बोलते हैं। सी ये तीनों सा में शुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। टा के स्थान पर ठा और ठा के स्थान पर टा, ये स्थान का फेर भी बहुत देखने को मिलता है, गलतियाँ हो जाती हैं। ये छतरी वाले छा की जगह आप छाते वाले छा का यूज़ कर लो, फिर छाते वाले की जगह आप छतरी वाले छा का यूज़ कर लो, दोनों गलत हो जाएगा। ये री वाले ऋषि वाले रा की जगह पे आप ये वाला रा, इनकी जगह पे ये रा यूज़ कर लो, तो दोनों आपके वाक्य गलत हो जाएंगे, आपका शब्द गलत। तो ये सब क्या है, ये सभी अशुद्धियों के कारण है, प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्तनी की अशुद्धियाँ क्यों होती हैं। जो वर्तनी में अशुद्धियाँ या गलतियाँ होती हैं, ये क्यों होती हैं, ये जानना ज़रूरी है। आपसे सिंपल पूछ रहा है। तो प्रायः वर्णों के अशुद्ध उच्चारण, आप जब गलत उच्चारण करेंगे, संयुक्त वर्णों के अशुद्ध प्रयोग करेंगे, मात्राओं के भ्रम के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। मात्रा लगाना आपको नहीं आता, मात्रा का वो ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं, अर्थ का ज्ञान नहीं, संयुक्त वर्णों का ज्ञान नहीं, तो क्या होगा, गलतियाँ तो होंगी ही। वर्तनी की अशुद्धियों में क्षेत्रीय भाषा का, अगर क्षेत्रीय भाषा ही वहाँ की अजीब सी, हर जगह की हर कदम पे तो बोली बदल जाती है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग बताइए। विराम चिन्ह से प्रश्न काफ़ी आता है, ध्यान रखिएगा। विवरण चिन्ह आप देख लीजिए, ये इसका चिन्ह है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ चिन्ह ही पूछ लेगा। मैं जो बता रही हूँ सुनते जाइए, फटाफट करते जाइए, टाइम कम है लेकिन अच्छे से करना है, कोई घबराने की बात नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हो गया ना, कभी कभी आप कोई चीज़ इंडिकेट करके लिखते हैं अब इसके आगे, तो आप वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। कोई वाक्यांश या कोई जानकारी है या सूचना, उसको निर्देशित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए यहाँ से स्टार्ट है या यहाँ से है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 73 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उदाहरण चिन्ह क्या है। हिंदी भाषा में किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। किसी की कही गई बात है, कोई लिपि है, किसी की कही गई बात है या कोई कथन है, उसको हूबहू लिख देना, ज्यों का त्यों लिख के रख देना है, तो वो चीज़ वहाँ पे हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यहाँ पे देखिए ये यूज़ हुआ है, ठीक है। वाक्य में ये यहाँ पे नीचे आ गया है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा आ गया ये यहाँ पे होगा। वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए एकरे उदाहरण चिन्ह का, जब किसी शब्द पर आपको बल देना है, किसी पर दर्शाना है, तो वहाँ पे एकरे करेंगे। यहाँ पे ये दोहरे है, यहाँ पे ये एकरे है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो होता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में इसको ये बोलते हैं, हिंदी में इसको एकरे उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। बहुत विराम चिन्ह से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हंस पद का दूसरा नाम क्या होता है। एक चिन्ह ये भी हंस पद, इसका दूसरा नाम है त्रुटिबोधक चिन्ह। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कोई चीज़ आपकी गलत हो जाती है तो आप उसमें जो है ऐसे हंस पद लगा के ऊपर लिख देते हैं, छूट जाता है मतलब, ठीक है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है। विस्मय सूचक, दैट मीन एक्सक्लेमेशन, इसका चिन्ह क्या होता है, ये देखिए इसका ये चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन का साइन है। हिंदी भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसको हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या बारिश हुई। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे शब्दों के साथ, जैसे आश्चर्य कहते हैं, वाह कितना मस्त मैच था, क्या बढ़िया दृश्य था, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन का, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। आज की इस क्लास में हमने टोटल 75 क्वेश्चंस को आपके साथ आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। 75 क्वेश्चन मायने रखते हैं। पूरा हिंदी का सिलेबस ओवरऑल ले लिया है, कुछ भी बचा नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पूरी चीज़ें अच्छे से लास्ट तक देखनी होगी, एक दो बार रिवाइज करना होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तब भी अभी भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी और आपको मैं मॉडल पेपर भी दूंगी। आपको मेरे साथ लगे रहना है, मेहनत करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा कि मेरी ये मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। शाम को 6 बजे हम एक नई क्लास के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।